अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वाई डबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Section 10. What agreements or contracts? All agreements or contracts, if they are made by the free consent of parties competent to contract for lawful constitution and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तमाम एग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स और कंट्रैक्ट। कौन से एग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट होते हैं? वो एग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट होते हैं जिनको आप बजरिया लॉ इन्फोर्स करवा सकते हैं। और किन एग्रीमेंट्स को आप बजरिया लॉ इन्फोर्स करवा सकते हैं? वो एग्रीमेंट्स जो कि लॉफुल कंसिडरेशन जिसमें शामिल हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आप कंसिडरेशन ये करें कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं आपको चरस दूंगा, 1 किलो चरस दूंगा, तो दिस इज लॉफुल कंसिडरेशन? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन वो होता है यानी कि आप जो चीज पे कर रहे हो वो उसके आप हकीकी लीगली मालिक हो, चाहे वो गाड़ी है, जगह है, पैसा है। यानी कि अगर आपने एक डकैती की है, डकैती का आपके पास 5 लाख रुपया है, तो क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन है? वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मकसद होता है, जिस मकसद के लिए आप कंट्रैक्ट करने जा रहे होते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर आप ये कहें कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, आपने ये फिलां शख्स की, अब्दुल जब्बार की टांग में फायर करना है, तो दिस इज लॉफुल ऑब्जेक्ट? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट लॉफुल ऑब्जेक्ट, दिस इज इलीगल एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये एग्रीमेंट क्या कंट्रैक्ट आप इसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, इसकी कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं है, इसलिए हम इसको कभी भी एग्रीमेंट को कंट्रैक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं है और इसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं है। नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in the presence of a witness or any law relating to the registration of documents। इसमें कोई भी इस सेक्शन में हमने जो मेंशन किया है, पाकिस्तान में जितने भी लॉ हैं उनको कोई भी ये प्रोविजन अफेक्ट नहीं करेगी। हु आर कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट क्या है? Every person is competent to contract who is the age of the majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर होती है। अगर वो 18 का है यानी मेजर है और साउंड माइंड है यानी कि वो मेंटली बिल्कुल फिट है, सोच सकता है, समझ सकता है, तो वो क्या है? ही इज कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट अनलेस एंड अनटिल उसको किसी स्पेशल लॉ ने कंट्रैक्ट करने से अगर मना नहीं किया। व्हाट इज साउंड माइंड in the for the purpose of contracting? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। यानी कि साउंड माइंड क्या होता है कि जब वो इस एल हो कि वो समझ सके और रैशनल मतलब एक शऊर हो उसमें, वो अपने नफ़े नुकसान का अंदाजा कर सके, तो वो क्या होता है? ये वो साउंड माइंड होता है। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। और वो शख्स मतलब बाज दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या उनको कुछ और इश्यू होता है, कोई मरीज होते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, उसका प्रॉपर लफ्ज है लुनेटिक। लुनेटिक उनको कहते हैं, यानी कि लुनेसी इंटरवल जब उनका स्टार्ट होता है तो उस वक्त वो बिल्कुल पागल होते हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि वो क्या है, बिल्कुल अपसेट होते हैं मेंटली। लुनेसी इंटरवल जब उनका स्टार्ट होता है, और वो इंटरवल 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। उसके बाद फिर वो बिल्कुल जब ठीक होते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। यानी एक ऐसा बंदा जो खास इंटरवल्स में, खास औकात में पागल हो जाता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। अगर एक शख्स जो एक ऐसा शख्स है यानी कि जो अनसाउंड माइंड है, जो लुनेटिक है, जो खास इंटरवल में डिस्टर्ब होता है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है, अगर वो कंट्रैक्ट करता है एक ऐसी सूरत में जिसमें वो बिल्कुल साउंड माइंडेड, बिल्कुल ठीक बैठा है, तो वो भी कंट्रैक्ट क्या होगा? उस कंट्रैक्ट के लिए भी वो क्या होगा? साउंड माइंड ही शुमार किया जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त साउंड माइंड बैठा है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट टेक अ कंट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। जब वो अनसाउंड माइंड में हो तो वो उस वक्त कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। अ पेशेंट इन अ लुनेटिक asylum who is at intervals of sound mind
मे कंट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, जब वो जिन इंटरवल्स में या जिन औकात में वो साउंड माइंड बैठा तो उनमें वो क्या कर सकता है, कंट्रैक्ट कर सकता है। सेन मैन हु इज delirious from fever or who is so drunk at that he cannot understand the term of contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract well such delirium or drunkenness lost। जब अगर एक बंदा नशे की हालत में बैठा है, उसको क्या पता है कि उसका कोई नफा या नुकसान है, तो उसको तो अगला बंदा आकर मर्जी से अपनी मर्जी से उससे कुछ भी लिखवा सकता है ना। तो उसको क्या पता है कि मेरा नफा इसमें क्या है, इसमें मेरा नुकसान क्या हो रहा है। वो तो बिल्कुल अपसेट बैठा है, वो ड्रंकन सूरत में बैठा है, ड्रंकनेस में बैठा है। उसको ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज इंटरेस्ट हिज बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इन ड्रंकनेस सिचुएशन, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इलीगल, will be void in that contract will would be ab initio void। Section 13 क्या है, consent defined, two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। कंसेंट क्या होती है, कंसेंट एक होता है कंसेंट, एक होता है फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या है, जब दो लोग किसी भी काम को एक सेम मैनर में, सेम सेंस में, सेम थिंग को करने में कामयाब हो जाए तो वो क्या होती है, कंसेंट होती है। फ्री कंसेंट क्या होती है, अच्छा कंसेंट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स कहता है, एक शख्स के पास दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक सुजुकी है, एक GLI है, ठीक है। अगर वो कहता है जी मैं GLI बेचना चाहता हूँ, तो अगला अगर ये समझे कि शायद मुझे सुजुकी की बात कर रहा है, वो सुजुकी को खरीदने की एक एक कहानी बना ले, तो क्या ये कंसेंट होगी, नहीं ये कंसेंट नहीं होगी। सेम थिंग और सेम सेंस में उसका आपस में दोनों की जो है आपस में जो रजा मर्जी हो वो शामिल होना जरूरी होती है, सेम सेंस में और सेम थिंग में, तो वो क्या होती है, वो कंसेंट होती है। फ्री कंसेंट क्या होती है, सेक्शन 14, ये बहुत अहम सेक्शन है। सेक्शन सारे अहम होते हैं लेकिन ये ज्यादा अहम है डेफिनेशन के एतबार से। फ्री कंसेंट सेक्शन 14, फ्री कंसेंट, फ्री एफ से 14 आपने याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 14, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब कोerशन ना हो उसमें, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जब फ्रॉड ना हो, जब मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, और मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21, 22, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ सच कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यानी फ्री कंसेंट वो किस सूरत में होगी, जब उसमें क्वेश्चन नहीं होगी, जब उसमें अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जब फ्रॉड नहीं होगा, जब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जब मिस्टेक नहीं होगी। सेक्शन 15 क्वेश्चन को डिफाइन करता है। क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property or the prejudice to the, of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। अच्छा क्वेश्चन सिंपल वर्डिंग में इसे आप कह सकते हैं जबरन, यानी कि एक बंदे की कनपट्टी पर आपने पिस्टल रखा और कहा कि आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपकी टांग तोड़ दूंगा, आपको जान से मार दूंगा, आपका बेटा चुरा लूंगा। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने मना किया है, यानी पाकिस्तान पिनल कोड में जितने भी दफात हैं वो फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी सारे क्या हैं, ऑफेंसेस हैं। पाकिस्तान पिनल कोड का कोई भी दफा, मतलब 337 है, 302 है, 324 है, उसके बाद 506 है, जो भी है, यानी कि जितने भी दफात हैं सारे क्या हैं, बेसिकली तो फॉरबिडन बाय लॉ है। सारे एक्ट ऐसे हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ हैं, मीन टू से कि सारे एक्ट ऑफेंसेस हैं। अगर आप कोई भी एक ऐसा काम करते हैं जो फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड है, और वो काम करके आप कोई एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो वो क्या है, वो कोerशन है। तो कोerशन अगर शामिल होगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि इट इज इमीडिएट वेदर द पाकिस्तान पिनल कोड इज और इज नॉट एनफोर्स्ड इन द प्लेस वेयर द कोerशन इज एम्प्लॉयड। तो ये जरूरी नहीं है कि उस जगह पर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, वेयर यू आर स्टैंडिंग। इफ जिस जगह पर आप खड़े हैं या जिस जगह पर ये काम कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो जगह, उस जगह पर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक हो या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सी causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal elimination under the Pakistan Penal Code. A afterwards sues B for breach of contract at Karachi. A has employed coercion, although his act is not an offence by the law in England, and although Section 5 of Pakistan Penal Code was not enforced at the time when or place where the act was done। अच्छा वो कहता है जी एक बंदा बहरी जहाज में, कोई इंग्लिश यानी इंग्लैंड का बहरी जहाज है, उसमें दोनों बंदे क्या हैं, दोनों पाकिस्तान के हैं, दोनों बंदे पाकिस्तान के हैं। इंग्लैंड का बहरी जहाज है किसी समुद्र में, उसमें वो पर्सन ए बी पर सख्ती करता है, ठीक है, वो उसको धमकी देता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन देता है, धमकी देता है उसको,
और उसको एग्रीमेंट में इंटर होने की धमकी देता है, अगर आप नहीं होंगे तो मैं आपके साथ इस तरह करूंगा, मुख्तलिफ बुरे किस्म के कंसिक्वेंसेस से डराता है। तो अगर वो पर्सन भी उसमें एंटर हो जाता है एग्रीमेंट में, तो क्या ये ठीक है? ठीक है। अच्छा। अच्छा, बात आप अक्सर बात यह है कि जो जो होता है ना, शिप होता है हाई सी में, जो शिप शिप चलते हैं, वो उस शिप के अंदर अंदर, उस शिप की बाउंड्री के अंदर अंदर उस मुतलका मुल्क का कानून लागू होता है जिस मुल्क का वो शिप होता है। जिस तरह एक एम्बेसी में, जैसे मतलब पाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है ना, उस एम्बेसी के अंदर सारा इंडिया का कानून लागू होगा। उस एम्बेसी की जुरिस्डिक्शन, उस एम्बेसी की बाउंड्री के अंदर अंदर इंडिया का कानून लागू होगा। अगर ईरान की एम्बेसी पाकिस्तान में है तो उसके अंदर ईरान का कानून लागू है तो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके अंदर कानून ईरान का लागू होगा। इसी तरह शेप जो जिस मुल्क का होगा उसी मुल्क का उसमें कानून लागू होगा। ठीक है, असूली बात तो यह है कि 506 जो है, मिसाल के तौर पर 506 जो है, इंग्लैंड में कोई ऑफेंस नहीं है। तो हाँ, वैसे तो उसने इंग्लैंड के जहाज के अंदर ये कमिट किया है जुर्म, वहां पर पीपीसी तो लागू नहीं है इंग्लैंड में, पाकिस्तान पिनल कोड तो लागू नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में फॉल नहीं करता? ये क्वेश्चन में फॉल करता है। क्यों? कि ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अगर ये पाकिस्तान पिनल कोड वहां पर लागू नहीं भी, तो उसे आप क्वेश्चन में शामिल करेंगे। ये इमटेरियल है, यानी ये इस चीज का कोई लेन देन नहीं है कि पाकिस्तान पिनल कोड वहां पर लागू है या नहीं है। बात यह है कि दोनों पाकिस्तानी के सिटीजन हैं, दोनों इंग्लैंड के शिप में है, वहां पर पाकिस्तान पिनल कोड लागू नहीं है। इट्स डन। बट जो है, आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर पाकिस्तान पिनल कोड लागू नहीं है इसलिए मुझे ये क्वेश्चन में नहीं फॉल करना चाहिए। ये कोई बहाना आपका नहीं होगा, वहां पर क्वेश्चन फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 15 आपको ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान पिनल कोड के एरिया में हूं या उस एरिया में हूं जहां पर ये लागू होती हो। ठीक है। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relation subsisting between the parties is such that one of the parties is in a position of to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि दो शख्स या दो पार्टीज की ऐसी पोजीशन है कि एक पार्टी जो है थोड़ी मजबूत है, उसका अपर हैंड है, दूसरी पार्टी उसकी नौकर की मानद है, उसकी गुलाम की मानद है, उसकी ड्राइवर है, उसका क्लर्क है, या जो भी आप कह सकते हैं। यानी कि अगर एक ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि एक बंदा जो है वो फर्ज किया बहुत अमीर अमीर आदमी है, उसके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसका एक ड्राइवर है बेचारा गरीब सा। तो ये दोनों की क्या पोजीशन है? दोनों की कैसी पोजीशन है कि जो अमीर आदमी है वो उसको क्या कर सकता है? डोमिनेट कर सकता है, उसकी विल को, यानी उसकी मर्जी को क्या कर सकता है? उस पर गलबा तारी कर सकता है। यानी कि फर्ज किया उस ड्राइवर के पास एक मोबाइल है, ठीक है, किसी बैरून मुल्क कंपनी का मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, उस अमीर आदमी को वो मोबाइल पसंद आ जाता है। तो वो उसको कहता है जी ये मोबाइल मुझे दे दें। मोबाइल वैसे है 1 लाख 1 करोड़ रुपए का है, लाख का नहीं, 1 करोड़ का है, फर्ज किया। तो जो अमीर आदमी है वो कहता है जी मैं आपको 50,000 दे रहा हूँ, बस ये चुप करें, ये ले लें, ये मोबाइल मुझे दे दें। तो वो बेचारा अगर वो बोले सामने से जो ड्राइवर है, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी खरी वो अच्छा खासा वो बच्चों को खिला पिला रहा है, वो डरता है, डर से डर के मारे वो मोबाइल दे देता है। तो ये क्या है? ये अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस होता है असर, अनड्यू मतलब गैर कानूनी। यानी कि उसने, जो मालिक है, जो अमीर आदमी है, उसने अपने स्टेटस को इस्तेमाल करके उसकी विल को डोमिनेट किया है, उसको दबा दिया है और अपना मफाद हासिल कर लिया है, एक कंट्रैक्ट कर लिया है। तो ये क्या कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट वैलिड है? ये कंट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर वो जो ड्राइवर है वो अदालत जाएगा इसको चैलेंज करने, तो वो चैलेंजेबल है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की मिसाल है। मास्टर और सर्वेंट की मिसाल आप कह सकते हैं, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की है। फर्ज किया एक बंदा जो है, मसलन एक बंदा जो है मामू है, वो भांजा उसका छोटा है अभी तक, तो वो उसको प्रेशराइज करके या रोब डालकर उससे कोई चीज़ वसूल कर ले और उसकी कीमत थोड़ी अदा करे, यानी कोई मुआहदा करे। तो ये क्या है? ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस की शक्ल हो सकती है। कि यानी कि वो उसने डोमिनेट किया है भांजे की विल को। तो मिसाल देने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी जो की विल को या मर्जी को दबा सकती हो, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर अपने जो सीनियरिटी या पावर का रोब डालकर
उसको मुतासर कर सकती हो, तो ये क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। इन पार्टिकुलर एंड विदाउट prejudice to generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will of another, where he holds real apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other। यानी कि वो एक अपेरेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, या कोई और भी ऐसा रिलेशन हो सकता है जैसे कि सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन है, या वट एवर, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or body distress। अगर वो बंदा, एक सूरत तो ये है ना कि उसने उसकी विल को डोमिनेट किया, दूसरी सूरत ये है कि एक ऐसे शख्स के साथ वो जानबूझकर वादा करता है जो अभी तक मेंटली अपसेट है, या ड्रंकननेस की सूरत में है, या एज की वजह से उस बेचारे का कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, या इतना वो बीमार है कि उसको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता चल रहा, उसको अपने मफाद का नहीं पता चल रहा। तो बॉडली डिस्ट्रेस यानी कि अगर कोई बंदा इतना इतना ज्यादा जख्मी है कि उसको कोई होश ही नहीं है, अगर इस ऐसे शख्स के साथ आपको वादा करेंगे तो वो भी क्या है, बेसिकली आपने उसकी विल को डोमिनेट किया है, ठीक है, उसकी पोजीशन को देखकर उसको डोमिनेट करने की कोशिश की है। ये भी क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा। Where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him, and as nothing appears on the face of it, or contract was not induced by undue influence, shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other। Nothing in this subsection यही है सारा। A having advanced money to his son, B during his majority, upon B's coming of age, obtained by misuse of parental influence, a bond from B or greater than amount than the sum due in respect of advance employed undue influence। ए मैन इन फेबल बाय ये सारी एग्जांपल आप खुद पढ़ लें। अनडू इन्फ्लुएंस का यही मतलब है कि अगर आपने किसी की विल को डोमिनेट किया है, या एक ऐसे शख्स जो कि कंट्रैक्ट की पोजीशन में नहीं है, आपने उसके साथ वो वादा किया है, तो वो क्या होगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। फ्रॉड क्या है जी, फ्रॉड मीन्स दैट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कंट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और हिज एजेंट विद इंटेंट टू रिसीव अनदर पार्टी देयर टू, और एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड सिंपल होता है धोखा देना, ठीक है, आप होशियारी करते हैं, धोखा देते हैं। यानी कि अगर एक पार्टी ये कहती है कि ये जो ज़मीन है इस पर कब्जा भी मेरा है और ये ज़मीन मेरी है, हालांकि वो ज़मीन उसकी नहीं है, तो धोखे से, फ्रॉड से, अपनी शोमेंट करके उसने वो रकबा किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, वो प्रॉपर्टी बेच दी है, तो इज इट लीगल, इट इज़ नॉट लीगल बिकॉज इट इज़ फ्रॉडुलेंट, ये फ्रॉड हुआ है। तो अगर फ्रॉड भी हो जाए जानबूझकर, डिसऑनेस्टली, अगर आप किसी पार्टी को डिसीव कर दें यानी धोखा दे लें, तो वो क्या होता है, फ्रॉड होता है। और ये भी अगर फ्रॉड भी हो तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं होती, अगली पार्टी के साथ फ्रॉड हो जाए ना, तो वो उसको फ्री कंसेंट आप नहीं समझ सकते। द सजेशन एज फैक्ट आर दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि यही बात है कि अगर एक फैक्ट, अगर आप एक बंदे को यकीन है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो अगले बंदे को कहता है जी ये बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह है जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जानबूझकर, तो ये क्या है, ये भी फ्रॉड है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट करता है एक बंदा, यानी कि उसको नॉलेज है उस फैक्ट का, उस बिलीफ है, उसको यकीन है कि ये ऐसा है, लेकिन एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, यानी जानबूझकर कंसीलमेंट कर रहा है, तो वो भी क्या है, फ्रॉड है। अब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर आप किसी के साथ कोई वादा करते हैं और आपकी नीयत ये है कि ये वादा तो मैं पूरा नहीं करूंगा, जस्ट धोखा देने के लिए मैंने ऐसा किया, तो ये भी क्या है, ये भी फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगर कोई भी ऐसा काम जिससे आप अगले बंदे को धोखा दे सकते हैं, तो वो फ्रॉड में आता है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर कोई भी ऐसा एक्ट, कोई काम यानी करना, ओमिशन कोई काम ना करना, यानी कि कोई भी काम करना या कोई भी काम ना करना, अगर लॉ स्पेशली तौर पर उसको ये डिक्लेयर कर दे कि ये फ्रॉडुलेंट है, तो वो भी किस में आता है, फ्रॉड की डेफिनेशन में आता है। Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them is duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech। तो वो कह रहा है कि अगर एक ऐसा मौका जिस पर एक बंदे की ड्यूटी नहीं है बोलना, ठीक है, which is would be affect the willingness to produce, ठीक है, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। यानी कि सिर्फ mere silence यानी जस्ट खामोश रहना ये कोई फ्रॉड नहीं है। unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person keeping silence to speak। हाँ, अनलेस यानी कि जस्ट साइलेंट रहना कोई फ्रॉड नहीं है, बशर्त ये कि वहां पर बोलना या वहां पर वो बात बताना उस बंदे की ड्यूटी है।
अगर उस बंदे की ड्यूटी है वहां पर बोलना या वहां पर कोई बात बताना जो पूछी जा रही है, अगर उसकी ड्यूटी बाउंड, अगर ड्यूटी बाउंड है, अगर वो फिर भी खामोश रहता है तो ये क्या है, ये फ्रॉड है। अगर वो ड्यूटी बाउंड नहीं है तो फिर उसकी साइलेंस जो है वो कोई मतलब कोई उसका फ्रॉड में नहीं आती। A sells by action to be horse which A knows to be unsound. A says nothing to be about the horse unsound and this is not fraud in A. A sells by action. A जो है वो बोली लगवाता है टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए को पता है कि ये क्या है, अनसाउंड है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। ए ने बी को कुछ भी उसकी अनसाउंडनेस के मतलब नहीं बताया। दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए, यानी कि ये ए की ब्याह पर कोई फ्रॉड नहीं है। क्यों कि जो बी है उसने ए से नहीं पूछा कि क्या हॉर्स साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। ये बी की भी जिम्मेदारी तो है ना, उसको पूछे कि कोई अनसाउंड माइंड हॉर्स तो नहीं है। अगर बी ए से ये पूछ लेता कि क्या हॉर्स अनसाउंड माइंड है या नहीं है, तो फिर अगर ए खामोश रहता तो ये फिर फ्रॉड था। अगर बी ने नहीं पूछा, यानी ये एक्सप्लेनेशन असल में इसकी बयान हो रही है, अगर बी ने ये नहीं पूछा और ए खामोश रहा तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। बी इज एज डॉटर एंड has just come of age. Here the relation between the parties would make it age duty to tell B if the horse is unsound. अगर B is age daughter, अगर B जो है A की बेटी है तो यहाँ पर फिर क्या है, B की ड्यूटी है। Here the relation, fiduciary relation आपको बताया ना ऊपर, fiduciary relation यही होता है कि कैसे मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हो सकता है, बाप बेटे का रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि बेटी है बी ए की, इसलिए ए की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बताए कि बेटा हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड है, अगर आप इसके ऊपर सवारी करेंगी या बैठेंगी तो कोई नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा ये ए की ड्यूटी है। बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, if you do not deny it I shall assume that the horse is sound. A says nothing, here A's silence is equivalent to speech. अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बी ने ये कहा कि अगर इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, अगर फर्ज किया बी ने पूछा ए से कि क्या हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड है, तो बी ने इनकार नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि जो बी की खामोशी है इसका मतलब ये है कि हार्स वाकई अनसाउंड माइंड है। यानी कि बी की खामोशी का मतलब यही है ना कि हार्स अनसाउंड माइंड है। तो यहाँ पर बी की जो खामोशी है, ए की जो खामोशी है, ए की साइलेंस जो है वो इज इक्वलेंट टू स्पीच हो गई ना। यानी पता चल गया ना कि हार्स जो अनसाउंड माइंड है, क्योंकि बी पूछ रही है ए से कि क्या हार्स जो है वो अनसाउंड माइंड है, बी ए खामोश रहता है। तो जहां पर ए की खामोशी किस बात की वजाहत कर रही है, इसी बात की वजाहत कर रही है कि हार्स वाकई अनसाउंड माइंड है। तो ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स enters upon a contract. A has private information of change in prices which would affect B willingness to produce with contract is A not bound to inform B. अच्छा, misrepresentation क्या है बेसिकली? Section 18. Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, so he believe it to be true. मिस रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी कोई इसमें इल विल शामिल नहीं होती, आपकी इंटेंशन शामिल नहीं होती अगले बंदे को धोखा देने की। आप ये समझते हैं कि ऐसा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपकी नहीं है, फ्रॉड की इंटेंशन आपकी नहीं है इसमें, यानी कि आपकी कोई इल विल शामिल नहीं होती, आपकी धोखा देने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये है कि आप ये समझते हैं कि मेरी गाड़ी का इंजन 100% ठीक है, आपको कोई इल्म नहीं है कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है या वो 2 दिन के अंदर अंदर ज़ाया हो जाएगी, या यानी आपको कोई इल्म नहीं है। आपसे कोई गाड़ी लेने आए और आप ये कहें, आपसे कोई इंजन का पूछे तो आप ये कहें कि बिल्कुल इंजन बिल्कुल ठीक है, इंजन बिल्कुल गाड़ी का ठीक है, हालांकि आपको कोई पता नहीं है कि इंजन खराब होने वाला है, आप तो यही समझते हैं कि इंजन ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पता है कि इंजन खराब है, कोई शख्स अगला पार्टी आपसे पूछे कि इंजन की क्या पोजीशन है, आप ये कह दें कि इंजन बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फ्रॉड में आएगा, ये फ्रॉड में आएगा। अगर आपको कोई इल्म नहीं है आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है, आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल इज नियर टू जस्ट खराब होने के करीब है,
तो आपको कोई पता नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी का इंजन ठीक है, तो इस सूरत में तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। यानी कि आपको तो इल्म ही नहीं है कि गाड़ी का इंजन खराब है, तो इसमें आपकी कोई इल विल, कोई बुरी नीयत, कोई बदनीति शामिल नहीं है, हालांकि आपको इल्म नहीं है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो वो क्या होगी, मिस रिप्रेजेंट एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। इसमें आप रिसीव करने की इंटेंशन नहीं होती मिस रिप्रेजेंटेशन में, इसमें आपकी आपको इल्म नहीं होता, और आप बगैर फैक्ट का पता लगाए या बगैर फैक्ट का इल्म होने की आप बात कर देते हैं। हालांकि आपकी कोई इसमें इल विल या बदनीति शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी तो ये क्या हो, मिस रिप्रेजेंटेशन इज अमाउंट टू इलीगल कंट्रैक्ट। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन भी अगर हो गई है ना, तो अगली पार्टी का नुकसान तो हो जाएगा। गो इसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं थी रिसीव करने की या अगली पार्टी को कोई नुकसान देने की, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, अगले बंदे को नुकसान भी हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी फ्री कंसेंट में आती है, ये फ्री कंसेंट नहीं होगी। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन की सूरत में भी कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट। अच्छा, उसके बाद क्या जी, काजिंग ओवर इंटेंशनली और पार्टली एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक। इसमें सिंपल इज दैट कि देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव इन मिस रिप्रेजेंटेशन टू द अदर पार्टी, और इन मिस रिप्रेजेंटेशन आप जो समझ रहे होते हैं ये कि ऐसा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो आप विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, विदाउट एनी इल विल, अगर आप पार्टी को कोई ऐसी बात बता दें जिससे अगली पार्टी को नुकसान हो जाए, तो वो क्या होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 19 सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।